हेलो नमस्कार, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज के इस नए वीडियो में देखेंगे 17 मार्च को जो आयोजित किया गया था जीपीएससी प्रीलिम्स का ये पेपर है। और कंप्लीट आपको सॉल्यूशन यहां देखने को मिलेगा 1 से लेके 100 तक। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ आपके मन में भी चल रहा होगा कि जिन लोगों का एग्ज़ाम बीपीएससी का था, बीपीएससी टीआरई, उनका जो है पेपर लीक की घटना आ रही है और जिसकी जांच जो है ईओयू द्वारा किया जा रहा। तो इस पे आप फोकस ना रखें। या करना चाहिए कि आगे क्या होगा, पेपर लीक हो गया है तो क्या होगा। वो जो होना रहेगा वो बेस्ट आपको आयोग करके देगा ही। अगर लीक हुआ है तो उसको कैंसिल करेगा। लेकिन मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको पढ़ाई से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। अगर एग्ज़ाम फिर से लिया जाता है तो आपको इस तरह के ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग बीपीएससी टीआरई दिए होंगे तो उसका भी पेपर लीक की घटना सामने आ रही है, जिसको कि लेकर जो है आंसर जो है रटवाया गया था। तो ये सब जांच का विषय है और ये जांच चल रही है कि जो रटवाया गया था क्या वही सब क्वेश्चंस आए थे। इसके रिगार्डिंग जैसे ही कुछ कंप्लीट प्रूफ मिलता है तो बीपीएससी इसको रद्द कर देगी। अब आते हैं जेपीएससी के बारे में। तो जेपीएससी एक्चुअली बीपीएससी टीआरई का आयोजन जो है 15 मार्च को किया गया था और उसके जस्ट बाद एक दिन के बाद ही जेपीएससी का आयोजन किया गया था। जेपीएससी 11वां जेपीएससी था 2024, जिसका कि आयोजन 17 मार्च को किया गया था। उसी का ये पेपर है और उसी का ये पेपर है जो कि 1 से 100 तक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो इसमें भी जेपीएससी पेपर भी लीक किस घटना सामने आ रही है और इससे रिलेटेड वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो वायरल वीडियो की पुष्टि होना भी बाकी है और प्लस और भी इस पर छापेमारी चल रही है। तो जैसे ही इस पर भी प्रूफ अगर मिलता है तो इसका भी पेपर रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी आपको ये सेशन देखना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं रद्द करता है तो इसी पे आपको रिजल्ट दिया जाएगा और अगर रद्द कर देता है तो आपको एक पैटर्न मालूम चल जाएगा कि किस आधार पे जेपीएससी पूछने वाला है। तो आप उससे रिलेटेड आप पूरा टॉपिक फिर से पढ़ लें। पढ़ के अगर आप जाते हैं तो आपको कंप्लीट आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, ये दो चीज़ इन्फॉर्मेशन था बीपीएससी रिगार्डिंग पेपर लीक और जेपीएससी पेपर लीक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी हाल में आपको स्टडी करना ही है, चाहे वो पेपर कैंसिल हो चाहे ना हो। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भी पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने और इसमें है निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित है नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता और पुरस्कार का क्षेत्र है। ये पूछा गया 2022 का। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2022 से है। तो कौन सही सुमेलित है? तो स्वांतो पावो को जो है मेडिसिन में मिला था, तो भौतिकी में नहीं होगा। एलन एस्पेक्ट को भौतिकी में मिला था, ना कि रसायन में। क्लियर है। मोर्टेन मेडल को रसायन में मिला था, ना कि आर्थिक विज्ञान में। तो अब बच गया एनी एर्नॉक्स, जो कि कहाँ के, फ्रांस के थे। उनको साहित्य में 2022 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन से देख लेते हैं। निम्न में से किस शहर में 20 अप्रैल 2023 को आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था? तो नई दिल्ली में। आई होप कि आपको ये पता होगा। अगर आप मेरा डेली का करंट अफेयर्स का वीडियो देखे होंगे तो आप इसको आसानी से कर लिए होंगे। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के द्वारा 2023 में भारतीय राष्ट्रपति को उस देश की यात्रा के दौरान सबसे उच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया था? तो सही जवाब होगा सूरीनाम। तो ये जो है सम्मान जो है सूरीनाम का था। जब जो है नई उस टाइम भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी थी, तब उस देश का यात्रा के दौरान जो है इनको इस उच्च नागरिक सम्मान से
पुरस्कृत किया गया था। तो ये कहाँ का पुरस्कार है? तो सूरीनाम का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द कोलिजन ईयर्स पुस्तक के लेखक तो प्रणब मुखर्जी जी हैं और ये उनकी आत्मकथा है। अब वो उनका देहांत हो चुका है। चलिए 5वें नंबर में देख लेते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो इस संगठन में क्या है, 42 राष्ट्र सदस्य, ये गलत है। इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है, तो ये दूसरा सही है। 6ठा नंबर में देख लेते हैं। G20 संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो ये सब बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आप मेरा स्टडी मटेरियल देखे होंगे तो आप इसको आसानी से कर लिए गए होंगे। चलिए, तो G20 के संदर्भ में है। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने ऑस्ट्रेलिया से इसकी अध्यक्षता प्राप्त की थी, तो ये गलत है, क्योंकि भारत ने ऑस्ट्रेलिया से अध्यक्षता नहीं प्राप्त की थी, भारत ने इंडोनेशिया से प्राप्त किया था। और दूसरा, G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन में संपन्न हुआ था, तो दूसरा सही है केवल। ठीक है। 7वां नंबर में देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता UCC की बात करता है? तो चूंकि ये अभी बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक चल रहा था, इसलिए यहाँ से क्वेश्चंस आना बहुत ज़रूरी भी था और आ भी गया। तो सही जवाब होगा अनुच्छेद 44। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में हाल ही में सरकारी स्कूलों में दीपावली के लिए अवकाश की घोषणा की थी? तो न्यूयॉर्क। 9वें नंबर में देख लेते हैं। पद्मश्री प्राप्तकर्ता पुरस्कार क्षेत्र कितना इम्पोर्टेंट है इस सेक्शन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पद्मश्री में जो है श्री आनंद कुमार, जो बिहार के मैथ्स के टीचर हैं, इनका सुपर 30 चलता है, तो 30 को सिलेक्ट करते हैं, 30 को IITian बनाते हैं। तो आनंद कुमार का जो संबंध है साहित्य तथा शिक्षा में मिला है, ना कि विज्ञान एवं, तो ये गलत हो गया, सही सम्मिलित में नहीं है। श्री मूलचंद लोढ़ा, तो इनको मिला था सार्वजनिक मामले में, तो ये गलत है। श्री जानोम सिंह सोई को मिला है साहित्य क्षेत्र में मिला, तो ये भी गलत। सही जवाब होगा श्री P कल्याण सुंदरम, तमिलनाडु के सामाजिक कार्य के लिए मिला है। चलिए 10वें नंबर में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक, क्योंकि हुबली जो है प्लेटफॉर्म है वो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है हुबली, और हुबली जो है कर्नाटक में। तो आपको बताना है कि हुबली जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, तो आप थोड़ा सा मेहनत, आप एफर्ट ज़रूर लगाएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से व्याख्या आपको शायद ही कहीं मिलेगा। निम्न में से कौन भारत के गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि थे? तो सही जवाब हो जाएगा मिस्र के राष्ट्रपति। नाम क्या था? तो अब्दुल फतह अल सीसी था। 12वें नंबर में सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों के निष्क्रमण हेतु भारत सरकार द्वारा बचाव अभियान का शुभारंभ किया गया था। इस अभियान का नाम था ऑपरेशन कावेरी, VBI है। आपको इसके बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में जब ये संकट आया था, ऑपरेशन गंगा फिर है, ऑपरेशन अदीस अबाबा, ये सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए थी, तभी आप इसको छाट सकते थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? सही जवाब हो जाएगा बिमल पटेल। यहीं से आपको एक क्वेश्चन पूछ देता हूँ, जिसे 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा किया गया था। 22 जनवरी 2024 को आपको याद होगा अयोध्या में। तो उसमें आपको 2 क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। तो राम मंदिर जो बना है उसके डिजाइन किनके द्वारा किया गया था, राम मंदिर का, और दूसरा रामलला का जो मूर्ति है उसके निर्माणकर्ता कौन है, उसको किसने बनाया था। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखने हैं। अगर इन केस अगर कैंसिल होता है तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं। ये थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में कम ही लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये VBI है। निम्नांकित में से आपदा प्रतिरोधी
बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI के बारे में कौन सा कथन सही है? तो CDRI जो कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे, तो इसका मेन मकसद था कि जिस किसी भी देश में आपदा के कारण न चीज़ें खराब होती है या डिस्ट्रॉय होता है, तो ये संगठन मिलकर इसको वहाँ पे बनाने का काम करेगा, ये मेन मकसद। तो भारत CDRI का सदस्य है, बिल्कुल सही है। यह एक UN एजेंसी, सही है, UN एजेंसी था, क्योंकि यह एक UN एजेंसी है, लेकिन इनका मुख्यालय कहाँ है? CDRI का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। तो पेरिस गलत हो जाएगा। दो ही तो है जिसका कि मुख्यालय भारत में, एक IS इंटरनेशनल सोलर इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन, और एक आपका CDRI, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, इसका गुड़गांव में है। तो ये गलत हो गया। इसकी शुरुआत G20 समिट 2023 में, तो ये गलत है। इसकी शुरुआत जो है 2019 में किया गया था G20 के समिट में, भारत के ही द्वारा जो है दिशा निर्देश के कारण ये गठबंधन बना था। तो सही जवाब हो जाएगा पहला और दूसरा, सही विकल्प चुनना था। कृषि सूखा को परिभाषित किया जाता है तो निम्न मृदा आर्द्रता। निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है? तो हैदराबाद में। यायात्सो झील, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यायात्सो झील से रिगार्डिंग तो आपको ये बहुत आसान ये क्वेश्चन है। यह लद्दाख में स्थित है। यह जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का प्रथम विरासत स्थान है और इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो ये तीनों सही है। और आपका ये सतलज नदी के द्वारा सिंचित है, तो ये गलत है। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही होगा। नेक्स्ट, लकड़ावाला समिति 1993 संबंधित है गरीबी आकलन से। गरीबी आकलन से, जिसे तेंदुलकर समिति भी गरीबी से है, लकड़ावाला समिति भी कब आया था? तो 1993 में आया था। 19वें नंबर में देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो इसलिए डी सही होगा। सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार नहीं दिया गया, किसी को पैसे से हेल्प का अधिकार नहीं दिया गया, जबकि समान स्वतंत्रता एवं समानता, जीवन का अधिकार, उपयुक्त जीवन यापन स्तर की स्वतंत्रता, ये तीन चीज़ शामिल है, डी शामिल नहीं है। WTO के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता है? तो रेड बॉक्स अनुदान विचार नहीं किया जाता है। जल और मिट्टी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपको सही मिल जाएगा कौन सा? तो इसमें जो है आप थोड़ा सा रेक्टिफाई करें, मेरे हिसाब से इसमें चारों सही है। रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है। बांगर और खादर, तो बांगर पुरानी जल और मिट्टी को कहते हैं, खादर नवीन जल और मिट्टी को कहते हैं, तो दोनों का स्वरूप है। ये मेरे देश के कुल क्षेत्र का 40% हिस्सा में है और इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक है एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है, तो ये चारों सही होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? चारों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। PM कुसुम योजना संबंधित है कृषि सौर पंप व्यवस्था से। जितने भी योजना हैं, खास करके सेंट्रल और स्टेट झारखंड, ये दोनों आप क्लियर करके जो रखें, ताकि अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है तो आप वहाँ पे हेल्प आपको हो जाएगा। श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप से परिभाषित किया जाता है? तो सही जवाब होगा नियोजित एवं नियोजन की इच्छुक का कार्यशील आयु जनसंख्या के प्रति अनुपात को VVI है। नियोजित हो या नियोजन के इच्छुक, दोनों को जो श्रम शक्ति में रखा जाएगा, लेकिन जो काम ही नहीं करना चाहता उसको श्रम शक्ति में नहीं रखा जाएगा। ये वीडियो एक्चुअली सबके लिए है, चाहे आप जिस किसी भी एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नांकित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ILO का फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन से कथन खराई ऊँट के संबंध में सही है। तो खराई ऊँट के संबंध में सही हो जाएगा दूसरा और तीसरा। आप इसको ऑप्शन से भी लगा सकते थे, लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन है सही होगा। उसका नाम स्थानीय शब्द खारा, जिसका अर्थ नमकीन होता है, से व्युत्पन्न हुआ है, अर्थात खराई ऊँट खारा से बना है और अपनी चारागाह तक पहुंचने के लिए ये समुद्र में लंबी दूरी तक तैरते हैं। तो जो लंबी दूरी तक या खारा मीन्स नमकीन होता है तो समुद्र से रिलेटेड है। तो लद्दाख में कोई समुद्र नहीं है आसपास में, और ना ही सिल्क रूट के लिए उपयोग किया जाता है। तो दूसरा तीसरा सही जवाब होगा। गिनीक गुणांक के संदर्भ में ये इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा। क्यों दूसरा गलत है। तो गिनी गुणक का जो है इस तरह से आपका डायग्राम बनता है। तो ये जो है असमानता को दिखाता है। तो ये जो पट्टी जो है जितना संकीर्ण होगा छोटा, उतना असमानता कम होगा। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, गिनी गुणांक जितना अधिक होगा असमानता उतनी कम होगी। तो ये जब जितना ज़्यादा होगा तो असमानता क्या होगी, ज़्यादा होगी, ना कि कम होगा। तो इसलिए गलत है। बाकी यह समाज में आय के असमानता के स्तर को मापती है, सही जवाब है। यह लॉरेंज वक्र के प्रयोग से व्युत्पन्न किया जाता है। तो ये इसी को कहते हैं लॉरेंज वक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिब्रू सैखोवा जैव उद्यान निम्न में से कहाँ स्थित है। तो असम में। अर्थ ओवरशूट दिवस संबंधित है, तो पर्यावरण क्षरण से। तो इसका मेन रूप से मकसद ये है इसको मनाने का कि कोई भी एक हम लोग निर्धारित करते हैं कि इतना ऊर्जा हम लोग एक साल में यूज करना है हम लोगों को। लेकिन कुछ दिनों में अब क्या हो रहा था कि हम लोग 12 महीनों के लिए ऊर्जा का निर्धारित करते थे, लेकिन 8 महीने या 7 महीने में ही हम लोग यूज कर जाते थे पूरा। तो ये चीज़ नहीं हो, इसलिए वो अर्थ ओवरशूट दिवस का कॉन्सेप्ट आया, और जिसको कहते हैं पर्यावरण क्षरण से रोकने के लिए। 29 नंबर में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है। तो बनावली सही जवाब होगा, हरियाणा से है। पाषाणिक पुरास्थल बूरूडीह झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो ये झारखंड के सरायकेला खरसावा में स्थित है। तो ये नन ऑफ दीज होगा। निम्नलिखित में से प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में सही है। तो एक्चुअली यहाँ पे अवरोही होना चाहिए, लेकिन ताकि ये ऑप्शन सूट करता, आरोही में कोई भी ऑप्शन सूट नहीं कर रहा है। तो ये तो आपको चेक कर लेना है कि क्या ये सही है। लेकिन अवरोही अगर होता, अवरोही क्रम में ये सजाया हुआ है। स्थानीय उसको बोलते हैं जिसमें 800 गांवों का समूह रहता है। द्रोणमुख 400 गांवों का समूह रहता है। कर वाटिका को खरवाटिका भी बोला जाता है, जिसको 200 गांवों का समूह बोला जाता है। और संग्रहम 10 गांवों का समूह। तो ये अवरोही क्रम में हुआ, ना कि आरोही क्रम। तो सी सही जवाब होगा। प्रभावती गुप्त शासिका थी। प्रभावती गुप्त शासिका थी किस वंश की। तो इसमें आप क्लियर जरूर कर रहे हैं, इसको आप आंसर की आने तक इंतजार करें। प्रभावती गुप्त शासिका थी गुप्त वंश की पुत्री, वो जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त। लेकिन वो कभी शासिका नहीं बनी थी गुप्त वंश में, वो शासिका बनी थी वाकाटक वंश में। तो अगर शासिका पूछे तो वाकाटक होना चाहिए। अगर प्रभावती गुप्त किस वंश से आती है तो गुप्त वंश से। तो मेरा इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन अगर प्रभावती गुप्त पूछता तो गुप्त वंश होता, और प्रभावती गुप्त शासिका के रूप में पूछा है तो वाकाटक। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम कार्य है व्याकरण पर आधारित है। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता था। तो इसका जो है संबंध जो है मीर बख्शी उत्तरदायी होता था मुगल काल में, लेकिन प्रमोशन का जो काम करता था बादशाह ही करता था।
मुगल काल के दौरान पिछले शासनकाल के दौरान ढाले गए सिक्कों को कहा जाता था। तो शेरशाह सूरी जो सिक्के ढाले थे वो रुपया के नाम से जाना जाता था, लेकिन मुगल काल में वही रुपया को मुहर के नाम से जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? तो सही जवाब होगा तुंगभद्रा नदी। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो लाल महल जो है मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था, ये सुमेलित नहीं है। बाकी जो है सब सही है। हिंडोला महल होशांग शाह के द्वारा बनाया गया था। जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा। लाल दरवाज़ा मस्जिद बीबी राजे के द्वारा बनाया गया था। तो लाल महल किसके द्वारा बनवाया था? मानसिंह। निम्न में से कौन राज जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? तो चित्रकार थे कौन कौन? मंसूर, मनोहर, अबुल हसन थे, लेकिन ख्वाजा अब्दुल समद जो है अकबर के समय के चित्रकार थे। 1931 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ? तो कराची अधिवेशन में। और उस टाइम इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयत बाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? सही जवाब होगा थॉमस मुनरो। निम्न में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो संबंधित जो थे वो यंग इंडिया था, हरिजन था, इंडियन ओपिनियन, लेकिन इंडियन मिरर से संबंधित नहीं थे। अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच संपन्न हुई थी। कब संपन्न हुई थी? तो 1809 ईस्वी में हुई तो संपन्न हुई थी। उस टाइम जो है लॉर्ड मिंटो थे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो नहीं लिखी गई थी सर्वेंट ऑफ इंडिया। तो किसके द्वारा लिखा गया? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लिखा गया था। बाकी जो ये 3 पुस्तकें हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब जी के द्वारा लिखा गया था। 44 नंबर में देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, सही है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का अंतर है, ये गलत है। 2.5 घंटे का नहीं है बल्कि 2 घंटे का अंतर है, आपको पता होना चाहिए। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 30 डिग्री बराबर 2 ही घंटे होंगे, ये 2.5 घंटे नहीं होंगे। पहला सही जवाब होगा। दूसरा क्या हो गया? गलत हो गया। 82.82 डिग्री पूरा भारत की मानव देशांतर रेखा सही हो गया। और मानव देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय माना जाता है सत्य। तो सी जो बी सही जवाब हो जाएगा। पहला सत्य है, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य। निम्न में से कौन कथन सत्य है? तो कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बांटती है, बिल्कुल सही है। कर्क रेखा जो है अगर इस तरह से आप रफली बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पे जगह भी नहीं है, तो आप थोड़ा इसको कंप्रोमाइज़ करें। तो ये कर्क रेखा जो इस तरह से, और ये नीचे जगह नहीं था, ये बराबर में बांटती है। तो अब ये गंदा ड्राइंग बन गया। तो ये जो है कर्क रेखा इस तरह से बीचों बीच बांटती है। कर्क रेखा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को, यदि गलत है। भारत का पूर्व पश्चिम में अधिकतर विस्तार कर्क रेखा के साथ साथ है, तो ये भी गलत है। भारत में सबसे पूर्वी और पश्चिम बिंदुओं को जोड़ने वाली कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, सही जवाब है। तो पहला और चौथा सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आप एक बार फिर से वीडियो को रोककर आप जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? तो मिजोरम सही जवाब हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है, तो सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम हिल्स। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो कृष्णा नदी नहीं गिरती है। ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आम्र वर्षा भारत के किन राज्यों में समान घटना है? तो केरल एवं कर्नाटक, ये साउथ इंडिया की घटना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत के पश्चिमी और मध्य भागों के गर्म और शुष्क जलवायु भागों में बाजरा रोपा जाता है, सही है। यह एक कठोर फसल है जो बार बार के शुष्क दौर से निपट सकता है। बारानी फसल होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है।
और राजस्थान इसके अग्रणी हैं। तो क्या जवाब है? पहला और चौथा तो अग्रणी भी हैं, और भारत के पश्चिमी और मध्य भागों के गर्म एवं शुष्क जलवायु भागों में बाजरा रोपा जाता है। तो ये दोनों सही है, पहला और चौथा सही। 51 नंबर में देख लेते हैं। भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का अंतर्राज्यीय प्रवास अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य जाती है, आखिरी आवासीय स्थान के अनुसार निम्न में से क्या क्रम है? तो क्या है? गांव से गांव जाता है, गांव से शहर जाता है, शहर से गांव जाता है, फिर शहर से शहर जाता है। सही जवाब है। जनसंख्या आकार के आधार पर निम्न में से कौन सी शहरी संकुलन का आरोही क्रम है? तो अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई। सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, उसके बाद कोलकाता में, उसके बाद दिल्ली, तो ये उसके बाद फिर चेन्नई, फिर बेंगलुरु, फिर हैदराबाद, फिर अहमदाबाद, इस तरह से है। 54 नंबर में देख लेते हैं। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में किस देश से प्रेरित है? तो आयरलैंड से प्रेरित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा जो है संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है? तो अनुच्छेद 249 सही जवाब होगा। आप जिस किसी भी एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं, जिस किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपका वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख पा रहे होंगे कि इस सेशन में आपको करेंट अफेयर्स भी मिल रहे हैं, पॉलिटी के भी हैं, ज्योग्राफी के भी हैं, तो आप इसको स्किप ना करें। इसको आप ये ना समझें कि ये जेपीएससी में पूछा गया है, ये जो है हर एक एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चंस। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 37 सही जवाब होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और आप अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपका जो आप एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है। इस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया है। सही जवाब होगा 77वां संशोधन अधिनियम 1995 में 16वां अनुच्छेद 16वां के 4A जोड़ा गया था। 58 नंबर में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के बारे में सही है? तो यह सर्वप्रथम 1997 में स्थापित हुआ था, सही है। यह एक वैधानिक संस्था सही है। इसकी स्थापना दर निर्धारण संशोधित सहित दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ना कि मुंबई में। बाकी तीनों सही है। 59वें नंबर में देख लेते हैं। भारत में पंचायती राज संस्था के कामकाज जांच के लिए निम्नलिखित में कौन सी समितियां नियुक्त की गई थी? तो LM सिंघवी समिति भी था, GV राव समिति भी, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता, ये चारों सही जवाब होगा। भारत में किस तिथि को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑफकोर्स अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर। 61वें नंबर में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के बारे में सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है आपको देखना है तो केवल एक, उनके कार्यालय के प्रशासनिक खर्च संसद के मत के अधीन है, ऐसा नहीं है। और जो बाकी दो सही हैं, अपने पद को छोड़ने के बाद वो भारत राज्य या राज्य के अधीन अन्य कोई पद पर पाने योग्य नहीं है, यह सही जवाब है। क्योंकि इससे जो है कैग की मान प्रतिष्ठा घटेगी, इसलिए कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है। और संसद के दोनों सदनों में अक्षमता या दुर्व्यवहार साबित होने के आधार पर ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये दोनों सही है। सही नहीं कौन है? तो पहला सही नहीं है। अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर तर्कसंगत प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में उचित ठहराया गया? सही जवाब होगा दूसरा और तीसरा, अर्थात मानहानि में और राजद्रोह में। किस समिति की रिपोर्ट ने भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के संदर्भ में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेशा 1996 के लिए मार्ग प्रशस्त किया? सही जवाब हो जाएगा
भूरिया समिति 1995 में आया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पे था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना औद्योगिक क्षेत्र पर आधारित था। शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? तो औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसके बारे में गरीबी को निकालने के लिए दो सूचकांक हैं, एक ग्रामीण, एक हो गया शहरी। शहरी में अगर कैलोरी की बात किया जाए तो अगर 2100 अर्थात 2.1 के किलो कैलोरी अगर लेता है, या फिर इसको 2100 बोल सकते हैं, 2100 किलो कैलोरी अगर लेता है तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा, उससे कम लेने वाले को गरीब। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 किलो कैलोरी लेने वाले को, उससे ज़्यादा को अमीर और उससे कम ले रहा है तो उसका मतलब गरीब है। तो ये दो कैटेगरी में बांटा गया था। 66 नंबर में भारत निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक साथ ही साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता आयातक बना है? तो दलहन सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सा नगद फसल नहीं है? तो नहीं है आपका ज्वार नहीं है, बाकी जूट, गन्ना, मूंगफली ये तीनों नगद फसल है। सतत विकास के निर्धारण हेतु तो किन सूचकांकों का आधार बनाया जाता है? तो पारिस्थितिकी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, आर्थिक, तीनों अर्थात उपयुक्त सभी सही जवाब होगा। जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो 2002 में हुआ था। सतत विकास क्या है? तो सही जवाब होगा आर्थिक विकास, पर्यावरणीय विकास, सामाजिक विकास। सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया? तो 1987 में आया। भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब शुरू की गई? तो 1991 में शुरू किया गया था। उसके बाद मिलान है, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। तो मूल्य विभेद, भूमि सुधार, गरीबी का दुष्चक्र और IBRD। तो आपका गरीबी का दुष्चक्र जो है संबंधित है रैगनर नर्केस। तो सी का पहला हो जाएगा, सी का पहला। ए का तीसरा होगा मूल विभेद अर्थात भूमि एकाधिकार से होगा। भूमि सुधार मतलब भूमि चकबंदी। और IBRD का संबंध ब्रेटन वुड्स से होगा। तो सही जवाब हो जाएगा ए। ध्वनि तरंगों के दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसका मतलब ये है कि जब इस तरह से कोई ध्वनि गमन करता है तो कह रहा है कि इसके और इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? तो सही जवाब हो जाएगा वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्ध्य। ये पूछा जाता तो इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड अर्थात आयाम होगा अगर इंटेंसिटी पूछता तो। आवृत्ति किसको बोलते हैं? तो इसी को अगर क्या है आवृत्ति मतलब 1/फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति मीन्स फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t। नंबर ऑफ साइकिल एक सेकंड में कितना बनाता है वही फ्रीक्वेंसी हो गया। निम्न में से प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो प्रतिध्वनि अर्थात काउज ऑफ इको तो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड अर्थात ध्वनि का परावर्तन। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का, और सबसे बड़ी इकाई क्या है दूरी का? तो पारसेक हो जाएगा। निम्न में से कौन निर्वात में गमन नहीं कर सकता है? तो ध्वनि जो है निर्वात में नहीं गमन कर सकता है। वाहक रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम है मॉड्यूलेशन। निम्न में से किस जीव से अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है? तो सही जवाब होगा खरगोश। रैम के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो रैम एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है, बिल्कुल सही जवाब है। रैम एक हार्ड डिस्क स्टोरेज है, ये गलत है। रैम एक वाष्पशील मेमोरी है अर्थात वोलेटाइल है, बिल्कुल सही है। रैम में भंडारित सूचनाएं कंप्यूटर के ऑफ होने पर उड़ जाती है, ये सही है। तो गलत क्या हुआ? तो रैम एक हार्ड डिस्क है, ये गलत है। किसी की शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग कहलाता है क्या? तो उसका कहलाता है साइबर वेंटिंग कहलाता है। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी आप ज़रूर शेयर करें।
और अगर जिन लोगों को लग रहा है कि ये सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप लोग जेपीएससी या जेएसएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। तो ये आप मत देख के चलें कि ये जेपीएससी का है, ये ओवरऑल सभी के लिए बेनिफिट साबित होगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा अंग गणना करता है तथा परिणाम देता है? सही जवाब हो जाएगा एएलयू अर्थात अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू को भी क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। अब 83 नंबर में देख लेते हैं, ICAR दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को मनाया जाता है। ICAR दिवस 16 जुलाई को मनाया जाता है। चावल का वैश्विक जीन बैंक स्थित है, फिलीपींस के मनीला में स्थित है। गन्ना क्या है? तो कम दीप्तिकाल का पौधा अर्थात शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट मतलब ये नहीं हुआ कि टाइम ड्यूरेशन कम में हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि शुगर केन जो है विंटर के सीजन में बोया जाता है और फलता फूलता है, जो कि शॉर्ट डे विंटर के टाइम में छोटा दिन करता है, इसलिए शॉर्ट डे प्लांट बोला जाता है। कम दीप्तिकार पौधा गन्ना है। मक्के के भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 20 द्विगुणित। अगर एकल गुणसूत्र पूछे तो 40, लेकिन कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो द्विगुणित 20 होंगे और कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो टोटल 40 होंगे। व्यावसायिक खाने योग्य गेहूं में निम्न में से कौन सी जीनोमिक स्थिति पाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा ABD जीनोम। क्षारीय भूमियों को सुधारा जा सकता है जिप्सम के प्रयोग द्वारा। जिप्सम के प्रयोग से क्षारीय भूमि को सुधारा जा सकता है। निम्नांकित में से लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या है? तो प्रस्तर कालीन आदिम मानवों का केंद्र, ये उत्खनन से प्राप्त हुआ है। जहांगीरनामा, तो एक्चुअली इसका जवाब आप ज़रूर दें। आप अगर डीपली पढ़े हैं जेपीएससी के रिगार्डिंग, तो आप इससे रिलेटेड आप इसका जितना भी सॉल्यूशन बन सकता है वो आप उसका जवाब ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख, हाथी का नाम बताना है। मेरे हिसाब से श्यामचंद होगा, लेकिन आप अपना कमेंट में ज़रूर दें कि क्या सही जवाब है। 1857 की क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रोहिणी आज किस जिले में स्थित है? तो रोहिणी देवघर में स्थित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया। संथाल जनजाति के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो पहले नंबर पे ठाकुर देव होते हैं, सबसे प्रमुख देवता ठाकुर देव। दूसरे सबसे प्रमुख देवता मरांग बोरू। राजकुमारी कुष्ठ आश्रम 1895 किस शहर में स्थापित किया गया था? तो देवघर में स्थापित किया गया था। VVI है। हिल खड़िया समाज पंचायत से बड़ी संस्था को क्या कहता है? तो चीरा। हालांकि सही जवाब होगा धीरा होता है, लेकिन यहाँ चीरा दिया है तो धीरा चीरा आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो हिल खड़िया समाज पंचायत से बड़ी संस्था को चीरा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन गांव के प्रधान माने जाते थे? तो जेठ रैयत माने जाते। थेनदिरी एवं बिददिरी संस्कार जुड़े हैं उराव जन्मोत्सव से, जन्म उत्सव से रिलेटेड है थेनदिरी और बिददिरी संस्कार। टोटल संस्कारों की संख्या कितनी है? 16। गिरिडीह को किस वर्ष रेलवे से जोड़ा गया था? तो 1871 में जोड़ा गया था। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ निम्नांकित में से किससे सबसे नज़दीक है? तो मधुवन सबसे नज़दीक है। आप ये ना सोचें कि ये पेपर लीक हो गया तो ये क्वेश्चंस मैं क्यों देखूं। इससे आपको एक टेम्पलेट तैयार हो जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन जीपीएससी पूछने वाला है, और आपको लगभग उस हिसाब से आप स्ट्रेटजी बनाना है। और अगर कैंसिल नहीं करता है तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि बीपीएससी TRE 3.0 और जेपीएससी दोनों के पेपर लीक की घटना सामने आई है, लेकिन इसकी अभी जांच चल रही है। ऑफिशियल इसका कैंसिल होने का पुष्टि नहीं किया गया, तो तब तक आप वही आप मान के चलें। और अगर कैंसिल होता है तो फिर इस वीडियो से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटजी आप आसानी से बना पाएंगे।
और बाकी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो इस चैनल में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जिससे कि आपको कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दिवस और दिन। तो विश्व वातावरण दिवस 5 जून को, या पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है उसी दिन, तो 5 जून को कहा जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये जो है अप्रैल मंथ में मनाया जाता है। 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कब से प्रारंभ हुआ था? तो 2015 से। और ये आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। 2023 में किस राज्य ने सीखो व कमाओ कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश ने यह योजना प्रारंभ किया है। तो ये रहा आज का हम लोगों का लास्ट, और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जल्द ही आपको बीपीएससी टीआरई का पेपर लीक और जेपीएससी में क्या कुछ होने वाला है उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलेगा। तो उसको आप जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आप अपने हिसाब से बताएं कि क्या आप ये जो इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है तो आपको कैसा लगा। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। और जल्दी मैं बीपीएससी टीआरई का भी पेपर अपलोड करूँगा, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। बाकी आप अपना खूब ख्याल रखें। आई होप कि अब जेएसएससी भी जल्दी एग्ज़ाम आयोजित करेगी, क्योंकि पेपर लीक और एग्ज़ाम कंडक्ट ये दोनों एक साथ होता है। ये चीज़ें रोकना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट तो हो जा रहे हैं लेकिन पेपर लीक भी हो जा रहे हैं साथ साथ। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होती है। तो सरकारों को इस पर कड़े एक्शन लेने की ज़रूरत है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और ज़्यादा जानकारी के लिए हम मेरे चैनल में स्टडी मटेरियल का जो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आप जाकर करेंट अफेयर्स देख सकते हैं, साइंस के पोर्शन देख सकते हैं, ज्योग्राफी देख सकते हैं। हर एक पोर्शन का लगभग वीडियो अपलोड है। तो आप वहाँ से आप धीरे धीरे आप सब वीडियो आपको देखने को मिलेगा, और आप वहाँ से आप अपने पढ़ाई को स्पीड दे सकते हैं। चलिए आप अपना खूब ख्याल रखें, आप अपने परिवार का ख्याल रखें, आप अपने आसपास के पर्यावरण को, वातावरण को स्वच्छ बनाने में आप अपना योगदान दें। और जाते जाते देश के नाम प्यारा सा न्यारा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान।